नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12 का जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर और नाम है उसका रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। तो इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। जो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स यानी क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा हेडिंग है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रियाओं के वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन तथा उनके क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म का अध्ययन किया जाता है रसायन बलगतिकी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ डेफिनेशन है इसमें बताया जा रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रियाओं के वेग तथा उनके मैकेनिज्म, यहाँ देखिए जो यहाँ पे वेग है यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन और फिर क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म, क्या होता है मैकेनिज्म। तो इसके अध्ययन को कहा जाता है रसायन बलगतिकी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होता है देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे जो क्रिया हो रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है उस पे यहाँ पे उससे यहाँ पे मतलब है वेग से। ठीक है, मैंने कितना स्पीड में हो रहा है, स्लो हो रहा है या मध्यम में हो रहा है या फास्ट हो रहा है। ठीक है, और टोटली उसके मैकेनिज्म को जैसे हम बात करें, अगर उसका एग्जांपल लें तो सपोज कीजिए जैसे अगर आपने बोल दिया कि खाना बनाना है तो वहां पे यदि खाना बनाना है तो वहां पे अब खाना डायरेक्टली थोड़ी बन जाएगा, तो उसके थ्रू क्या खाना तो लास्ट में बनेगा। उससे पहले जो प्रोसेस होगा ना, जितनी भी मतलब क्रियाएं होंगी उसमें, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, और जो लास्ट में जो रिजल्ट आ जाता है यानी खाना बन जाता है तो उसको बोला जाता है क्या कि वो वहां पे प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले जो भी जितनी भी प्रोसेस होती है ना उसको बोला जाता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण कैसे यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन स्पीड रिएक्शन। देखिए जो वेग है ना, वेग उसको वेलोसिटी भी बोला जाता है और यहाँ पे हमने स्पीड लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाल से मतलब है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे अभिक्रियाओं के आधार पर जो यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है वो 3 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है यानी विभाजित किया गया है। तो अब हम यहाँ पे उन 3 भागों को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और आप वीडियो में अंतिम तक बने रहें और आपको पूरा बहुत अच्छे से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कहीं ना जाइएगा। और देखिए तो यहाँ पे अब हम यहाँ बात करते हैं इसके भाग को, जितने भी इसके भाग होते हैं उनके बारे में। ठीक है, यहाँ के आधार पे अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जो अभिक्रिया है उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन यानी अभिक्रियाएं और इनको 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला होता है तीव्र अभिक्रियाएं, दूसरा होता है अत्यंत मंद अभिक्रियाएं और तीसरा होता है मध्यम अभिक्रियाएं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए पहला यहाँ पे इंस्टैंटेनियस रिएक्शन, दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन और तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे समझेंगे कि तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है। देखिए इसको ताक्षणिक अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि क्या मतलब है इसका तीव्र अभिक्रियाएं की वह अभिक्रियाएं जो कम समय में होती है उनको तीव्र अभिक्रियाएं कहा जाता है। और ये ज्यादातर किसमें पाया जाता है, तो आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। और इनका जो स्पीड होता है क्रिया कंप्लीट होने का वो देखिए 10 पे -14 से 10 पे -16 सेकेंड होता है। यानी इसका मतलब है देखिए 10 पे -14 का मतलब है 1/, और यहाँ पे क्या होगा 14 0, यानी देखिए कितना कम हो रहा है, यानी बहुत ही कम समय, यानी बहुत ही फास्ट समय में यह अभिक्रिया होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है,
यानी अत्यंत मंद अभिक्रियाएं। अत्यंत मंद अभिक्रियाएं क्या है? जो काफी स्लो होता हो, ठीक ना, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको होने में काफी समय लग जाते हैं। जैसे अब बात करें तो देखिए अधिक समय लग जाता है, या देखिए अधिक समय का मतलब है क्या? महीना हो सकता है, साल भी हो सकता है, कई साल तक हो सकता है, ठीक ना। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं अत्यंत मंद अभिक्रियाएं। जैसे मान लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहे पे जंग का लगना। देखिए ये कुछ जैसे ऐसे परिवेश में पड़ जाते हैं कि जहां सालों रह जाते हैं, फिर मतलब उसमें धीरे धीरे उस पर रस्टिंग आता है, यानी जंग लगता है, ठीक है। कई जगह ऐसा होता है कि जहां एक ही महीना पे वहां पे रस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं अत्यंत मंद अभिक्रियाएं, ठीक। तीसरा जो है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होते हैं? देखिए मध्यम अभिक्रियाएं। तो मध्यम अभिक्रियाएं हम उनको बोलते हैं जिनको, देखिए वही अभिक्रियाएं जिनको जो मापनीय होते हैं, ठीक ना, जो हो रहा हो और उसको हम क्या कर सके, देख सके, माप सके, तो उन अभिक्रियाओं को बोला जाता है मध्यम अभिक्रियाएं। और देखिए ये किस पे होता है? जो रूम टेम्परेचर होता है ना, उस पे होता है। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जो रूम का टेम्परेचर होता है, जो रूम का टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। और जब इस दौरान मतलब इस स्थिति पे होता है ना, तो ऐसे क्या होता है, आराम से उस अभिक्रिया को देख सकते हैं और उसको हम माप सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं मध्यम अभिक्रियाएं, ठीक ना। देखिए ऐसी अभिक्रियाएं ज्यादातर देखिए ये रासायनिक बलगतिकी के अध्ययन के लिए किया जाता है। इनका उपयोग रासायनिक बलगतिकी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अब हम इसके बारे में पूरे मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम आपको अभी बताने वाले हैं तीनों के डिफिनेशंस को और इसके बारे में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताएंगे पहला कि तीव्र अभिक्रिया क्या है, अत्यंत मंद अभिक्रिया और मध्यम अभिक्रियाएं क्या होती है। इनको अब हम पूरा आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो पहला अभिक्रिया क्या है? तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। तो तीव्र अभिक्रिया किसे कहेंगे? वे अभिक्रिया जो काफी तेजी से होते हैं उनको बोला जाता है तीव्र अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में संपन्न होती है, यानी बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही यानी फास्ट होता है, तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है तीव्र अभिक्रिया या तत्कालिक अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे जो अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न हो जाते हैं, ठीक है। इन अभिक्रियाओं की खूबी होती है कि काफी तीव्र, काफी तेजी से संपन्न होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा है, यहाँ पे तो ये रहा पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा सामान्य रूप से आयनिक यौगिकों में इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। देखिए जो तीव्र अभिक्रियाएं होती है ना, वो सामान्य रूप से आयनिक यौगिकों में ही केवल पाई जाती है, उन्हीं में केवल होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, आपको पता है कि जो आयनिक यौगिक होता है, आयनिक यौगिक का मतलब कि उस पर चार्ज पाया जाए, ठीक ना। तो जैसे हम बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं NaCl भी क्या है? आयनिक यौगिक है। AgCl भी क्या है? आयनिक यौगिक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे KCl भी क्या है? आयनिक यौगिक है। तो ये सब क्या है? आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक ना। और इन आयनिक यौगिकों में ही ज्यादातर ये तीव्र अभिक्रियाएं पाई जाती है या होती है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप है, देखिए यह अभिक्रियाएं लगभग 10 पे -14 से 10 पे -16 सेकेंड में होती है। देखिए बहुत ही कम समय में होता है, यानी समझिए सेकेंड, और सेकेंड से भी काफी छोटा, यानी इसका मतलब होगा कि एक पे हम 14 बार यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यानी देखिए कितना छोटा होगा, कितना कम समय होगा। तो और यहाँ पे 10 पे -14 सेकेंड से 10 पे -16 सेकेंड लगता है इस अभिक्रिया को होने में, ठीक है। तो ये देखिए काफी मोस्ट जो यहाँ पे बात है कि ये जो अभिक्रिया होती है काफी कम समय में होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइमिंग है, तो यहाँ पे आ सकता है जो आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तीव्र अभिक्रिया के होने में कितना सेकेंड लगता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 10 पे -14 से 10 पे -16 सेकेंड लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसको उदाहरण सही या एग्जाम्पल्स के रूप में इसको देख सकते हैं। देखिए जो AgNO3 है और ये किससे रिएक्ट कर रहा है? NaCl से कर रहा है। तो NaCl क्या है? यहाँ पे NaCl जो है वो आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये अभिक्रियाएं होती है ना, ये किसके थ्रू होती है? आयनिक यौगिकों के थ्रू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे AgNO3 का नाम है सिल्वर
सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो यह सिल्वर नाइट्रेट और यह सोडियम क्लोराइड, यह सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो यहाँ पे बनाता है अवक्षेप, ठीक ना, अवक्षेप यानी AgCl, जिसको बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड। तो ये क्या करता है, एक प्रकार का अवक्षेप बनाता है और साथ ही साथ क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है, साथ ही साथ ये सोडियम नाइट्रेट बनाता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे जो आप AgNO3 देख रहे हैं ना और NaCl, तो ये जो Ag होता है ये क्या करता है, Cl से जाकर के जुड़ जाता है, यानी Ag पे प्लस पाया जाता है। तो देखिए Ag पे प्लस और Cl पे माइनस, तो क्या करते हैं, दोनों आपस में यहाँ पे मिल जाते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं, अवक्षेप का निर्माण कर देते हैं। और ये अवक्षेप सफेद कलर का होता है, ठीक है ना, सफेद अवक्षेप का, सफेद अवक्षेप बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बचता है क्या, देखिए यहाँ पे NO3 और फिर बच रहा है आपके पास Na, तो क्या बना देता है यहाँ पे NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बना देता है, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे बात करते हैं हम कैसे यहाँ पे अवक्षेप बनाता है, तो देखिए जो Ag होता है, Ag पे प्लस और ये भी क्या होता है, एक्वस होता है और फिर किससे क्रिया करता है, ये फिर क्रिया करता है Cl से, तो Cl पे माइनस होता है और ये भी क्या होता है, एक्वस होता है। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना तो ये बना देते हैं AgCl, AgCl। इसके दोनों चार्ज क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और ये बना देता है सफेद अवक्षेप बना देता है, सफेद या श्वेत अवक्षेप का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये पहला एग्जांपल रहा। अब यहाँ पे दूसरा जो एग्जांपल्स है देख सकते हैं आप कि बेरियम क्लोराइड है और बेरियम क्लोराइड अब रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल से और उसके बाद बना रहा है सफेद अवक्षेप और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BaCl क्या है, बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड देन फॉर्म प्रिसिपिटेट यानी व्हाइट प्रिसिपिटेट बना देता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पज है ना वो क्या है, प्रिसिपिटेट को बनाना, ठीक है। और यहाँ पे HCl का तो नाम आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देखिए कैसे बनाता है, यहाँ पे Ba क्या होता है, इसमें प्लस पाया जाता है और इसमें SO4 पे माइनस पाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे Ba प्लस और SO4 क्या करते हैं, यहाँ पे मिल करके रिएक्ट करके बना देते हैं सफेद अवक्षेप। और यहाँ से देखिए यहाँ Cl2 है और यहाँ H2 है, तो यहाँ पे H2 और Cl2 बना देते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो देखिए बेरियम पे 2 प्लस होता है, ये भी एक्वस होता है। और फिर बात करते हैं यहाँ पे देखिए SO4 की, तो SO4 पे डबल माइनस पाया जाता है और ये भी क्या होता है, एक्वस ही होता है। और दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, व्हाइट प्रिसिपिटेट का निर्माण कर देते हैं, बेरियम सल्फेट का निर्माण कर देते हैं, यानी श्वेत अवक्षेप का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया तीव्र अभिक्रिया, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे जो तीव्र अभिक्रिया है टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो दूसरा अभिक्रिया है, अत्यंत मंद अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे तीव्र अभिक्रिया, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अत्यंत मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वे अभिक्रियाएं जो जिनको संपन्न होने में काफी समय लग जाता है ना, उनको बोला जाता है अत्यंत मंद अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि वे अभिक्रिया जो संपन्न होने में बहुत अधिक समय लेती है अति मंद या अत्यंत मंद अभिक्रिया कहलाती है। तो ये रहा अत्यंत मंद अभिक्रिया की परिभाषा, ठीक है। अब इसकी फीचर्स है कि देखिए इसमें क्या है, इसमें जो इसका फीचर्स है, इसमें अभिक्रिया को पूर्ण होने में महीनों या वर्षों का समय लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मंद का मतलब ही होता है धीरा, यानी बहुत स्लो, इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये अभिक्रिया को कंप्लीट होने में क्या हो रहा है, महीनों या वर्षों तक का समय लग जाता है।
देखिए जैसे में लोहे का जंग लगना है, लोहे का जंग लगना एक रस्टिंग ऑफ आयरन है, प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लोहे में जंग लगता है इसी की वजह से लगता है और ये काफी समय लग जाता है। देखिए बहुत जगह ऐसे होता है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है तो यहाँ पे यानी हाइड्रोजन और वहाँ पे क्या होता है जो ऑक्सीजन होता है यानी कंबाइन करते हैं, जल बनाकर वहां पे यानी ह्यूमिडिटी होता है तो वहां पे क्या करता है ये फिर उसे रीड कर देता है और उसके महीनों 6 महीना साल भर ज्यादा समय लग जाता है उसमें रस्टिंग होने में। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है कि यह अभिक्रिया क्या होता है, अत्यंत मंद अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं कि क्या होता है व्हेन यानी जब Fe रिएक्ट करता है जल से तो क्या बनाता है Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है और जल को क्या करता है यहाँ पे जल को यहाँ पे हाइड्रोजन को, ठीक है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो Fe होता है यानी जो लोहा है वह क्या करता है ह्यूमिडिटी से रिएक्ट करता है और ये यहाँ पे डॉट डॉट दिखाने का मतलब है यहाँ पे कि जो अभिक्रिया होती है काफी ज्यादा समय लेती है, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे ऐसे दिखाया गया और यहाँ पे बना देता है आयरन ऑक्साइड और यही आयरन ऑक्साइड बनने में काफी समय लग जाता है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो आई होप आपको अत्यंत मंद अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए फिर बात करते हैं इसका नेक्स्ट, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता है यानी रासायनिक बलगतिकी में इसका कोई भी भौतिक महत्व नहीं होता है। तो ये रहा अत्यंत मंद अभिक्रिया। अब हम यहाँ पे तीसरा पढ़ने वाले हैं मध्यम अभिक्रिया। मध्यम अभिक्रिया का मतलब कि वे अभिक्रिया जिनको क्या किया जा सके, मापा जा सके, यानी वह क्रिया क्या होता है थोड़ा स्लो होता है और उसमें क्या होता है उसको आराम से मापा जा सकता है कमरे के जो रूम होता है उसके टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वे अभिक्रियाएं जो अधिकांश मापनीय गतियों से कमरे के ताप पर संपन्न होती है उन्हें मध्यम अभिक्रियाएं कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जो कमरे की ताप और यहाँ पे दिया है मापनीय यानी जिसको मापा जा सके, ठीक ना, कमरे के ताप यानी कमरा का जो ताप होता है वो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो रूम टेम्परेचर होता है ना वो होता है रूम टेम्परेचर, इसका जो मान होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं देखिए यहाँ पे कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत इस श्रेणी की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है रासायनिक, यहाँ पे रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत इस श्रेणी की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही यहाँ पे ये आसान है इससे अध्ययन करना। ठीक है, इसीलिए क्या है कि जो रासायनिक बलगतिकी में जो भी अभिक्रियाएं होती है ना तो उनको आसानी से मापा जा सकता है। कमरे के जो टेम्परेचर होता है यानी रूम टेम्परेचर होता है उस पे आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। क्यों, इसको देखा भी जा सकता है क्योंकि स्लो अभिक्रिया होता है। ठीक ना, तो ये रहा मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया यहाँ पे रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, इसमें अभिक्रियाओं के वर्गीकरण के बारे में मैंने आपको बताया इस कि 3 प्रकार के होते हैं और पहला होता है तीव्र अभिक्रिया, दूसरा होता है अत्यंत मंद अभिक्रिया और तीसरा होता है मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको कोई भी टॉपिक है यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको नहीं समझ में आता है तो आप बेशक बोल सकते हैं या आप प्रयास करें तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस जो वीडियो है इसमें बार बार आप रोक के इसको अच्छे से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर बताएं कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज का जो टॉपिक है कैसा लगा। और देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और फिर इससे भी जो और देखिए जो रासायनिक बलगतिकी अभिक्रिया है ना, जो ये रासायनिक बलगतिकी है यानी केमिकल काइनेटिक्स है, इससे बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा। जो पहला लेक्चर आज का है इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक ना, तो मैं ऐसा करता हूं कि आज का जो टॉपिक रहा ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो।